ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाकया हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमरीकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाकये से पहले। और वहां यह दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है, तो वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह खामनाई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्जी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबार हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह खामनई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA कई महीने से आयतुल्लाह खामनई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह खामनई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वजीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फिजाई फोर्स और नायब इंटेलिजेंस वजीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहां से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह खामनई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खामनई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खामनई मौके पर शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरानी दिफाई निजाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए और वहां पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह खामनई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की आम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पे दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह खामनई को इस वक्त इतना वुल्नरेबल नहीं रखना, और उनको ये भी अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमेरिकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह खामनई की बड़ी कदर भी है। खासतौर पे आयतुल्लाह खामनई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर। खासतौर पे फलस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है और अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया।
बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकलकर सड़कों पे आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्लाह खामनई की हमायत में ईरान में निकले हैं। यानी एक भी मुखालिफ हुजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्लाह खामनई जो है उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रजीम की ईरान के अंदर, उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को, इनका नाम है आयतुल्लाह अली रजा अराफी। ये 67 साल इनकी उम्र है और ये आयतुल्लाह खामनई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं। और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है। अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्लाह अली रजा अराफी। और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे, एक चीफ जस्टिस, एक सदर और एक आयतुल्लाह अली रजा अराफी जो सुप्रीम लीडर हैं। और इन्हें अबूरी मुद्दत के लिए वहां पे सुप्रीम लीडर का ओहदा दिया गया ईरान में और ये फैसला हो चुका है। अब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ईरान में, लेकिन पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एहतजाज शुरू हो गया इस वाकये के बाद, खासतौर पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में, तमाम जो दारुल हुकूमत है वहां पे और गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। पाकिस्तानियों में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर जो है उसे आग लगा दी गई। मुजाहिरीन की जानिब से ये इत्तला आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को गिलगित बल्तिस्तान में आग लगा दी गई है। अभी तक जो नुकसानात है उनका पता नहीं चला। ये जरूर हुआ कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 से 8 अफराद के शहीद होने की इत्तला मिल रही है कि 7 से 8 अफराद जो मुजाहिरीन वहां पे थे उन पे गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बहुत सारे जख्मी हो गए हैं और 7-8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ये वाकया हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे और ये मुजाहिरीन कराची कॉन्सुलेट की तरफ गए और वहां पे फिर फायरिंग हुई है। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग जो है अमरीकी मरीन से की है जो वहां पे कॉन्सुलेट में मौजूद थे, और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कराची की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पुलिस वगैरह उन्होंने ये फायरिंग की है। अभी तक इस पे कोई सरकारी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 लोग कराची वाले इंसिडेंट में जो मुजाहरा करने के लिए गए थे वो जाँ बहक हो गए हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ये इत्तलात कराची से आई है। इस्लामाबाद में स्ट्रेट फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है मुजाहिरीन के ऊपर। मुजाहिरीन वहां पे एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन में और मोहसिन नकवी में तय पाया था कि एक लिमिट से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अमरीकी एम्बेसी के बाहर वो एहतजाज करना चाह रहे थे। वहां पे भी फायरिंग की रिपोर्ट हुई है और बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक इस्लामाबाद से कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं इन मुजाहरों में। और हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है। बार बार ये पैगाम हुकूमती लोगों की जानिब से दिया जा रहा है कि आप पुरअमन रहें, एहतजाज करना आपका हक है। ये वाकया बहुत अफसोसनाक है, लेकिन आप पुरअमन रहें। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम गम में बराबर के शरीक हैं। जो ईरान के लोगों को मिला है शहादत से आयतुल्लाह सैयद अली खमीनी की, ये शहबाज शरीफ साहब ने लिखा। और पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए हैं वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बैनुल अक़वामी कवानीन की जो खिलाफ वर्जी की है। और ये बहुत पुरानी एक रवायत है कि हेड ऑफ द स्टेट्स और जो हुक्मरान है उन्हें टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन यहां पे ऐसा किया गया। ये भी शहबाज शरीफ ने लिखा है। और साथ उन्होंने दुआ की है कि हम इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उन्हें ईरानियों को हिम्मत दे इस नुकसान को, इसके बोझ को उठाने की। ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट में कहीं पे भी इसराइल का या अमेरिका का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहीं पे भी इसराइल या अमेरिका की मजम्मत नहीं की। इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पे कि आप खुलकर बोलते क्यों नहीं, आप नाम क्यों नहीं लेते। तो इसके बाद बिलावल ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल की जानिब से, तो बिलावल का स्टेटमेंट भी ऐसे ही है, मम्मी रेड्डी किस्म का, होम्योपैथिक। उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। और जितने भी हुकूमती वुज़रा स्टेटमेंट दे रहे हैं या हुकूमती लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें वो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, CIA को इस खबर के आने के बावजूद वो किसी तरह की मजम्मत उनकी नहीं कर रहे। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो मजम्मत भी कर लें, मुजाहिरीन को भी राजी रखें और गोल मोल करके मामला निपटा दें और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भी ना हो। अब जनाब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान कैसा होगा। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर में भी
मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग हो रही है और मावी पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। पेशावर में भी जो है वो शेलिंग हुई है। तफसीलात आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन अब बड़े चैलेंजेस ईरान के लिए क्या है और खामनई की शहादत के बाद ईरान किस तरह का होगा, यह है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अमेरिका की कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द वो अपने अहदाफ हासिल करे। जितना वक्त ईरान को मिलेगा उतना ईरान को संभलने का मौका मिल जाएगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि रजीम तब्दील कर दिया जाए। लेकिन खामनई की शहादत के बाद जिस तरह लोग निकले हैं उससे दिखाई नहीं देता कि रजा पहलवी टाइप का कोई बंदा लाके इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, जो मौजूदा रजीम है इस वक्त, इसको अभी तबाह करना ऐसा लगता है मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका कुछ कर सकता है तो वो दबाव बढ़ा सकता है कि ईरान की रजीम को दबाव में लिया जाए और अहम तरीन मामलात पे ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। ईरान हिजबुल्लाह की, हमास की और हौसियों की हमायत करता चला आया है, उनकी सपोर्ट करता चला आया है, जिसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को और कुछ अरब ममालिक को यह प्रॉब्लम भी रहा है। अब ईरान को इन चीजों से पीछे कैसे हटाया जा सकता है? ईरान के लिए, ईरान के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं। उनकी मईशत बहुत बुरी तरह धचका लगा उसे पिछले चंद महीनों में नहीं, अब चंद सालों में कह सकते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खमीनी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने काफी हद तक ईरान को खुद मुख्तार किया। ईरान अपने बाजुओं पे भरोसा करता था दुनिया की बजाय। रशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। प्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से। उन्होंने खुलकर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत भी की है और इस वाक़े के ऊपर गम गुस्से का इजहार भी किया। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि ईरान को अपने मुताबिक चलाए और ईरान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यानी इससे पहले किसी भी ईरानी हुक्मरान को इतने मुश्किल हालात में हुकूमत नहीं मिली जितने मुश्किल हालात में मौजूदा सुप्रीम लीडर आए हैं। ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से ईरान को निकालते हैं। देखिए, ईरान के अंदर भी उन्होंने अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी कमांड एंड कंट्रोल रखना है और ईरान के अंदर लोगों को मुतमईन भी रखना है, ईरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी करनी है और दूसरा जो बैरूनी खतरात है उनसे भी निपटना है। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है, अभी भी ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और बहुत सारे अमरीकी तनसीबात को और इसराइल को वो निशाना बना रहा है। इसराइल का नुकसान बहुत थोड़ा हुआ है, इसराइल और अमेरिका दोनों का नुकसान थोड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनका बंदोबस्त ईरान की निस्बत बेहतर है। ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहां बेशुमार लोग हैं। जब आप अटैक करते हैं तो सिविलियंस की कैजुअलिटीज होती हैं। इसराइल पे जब अटैक किया जाता है तो इसराइल जेर जमीन बंकर्स में चले जाते हैं, वहां पे वो महफूज रहते हैं। उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो अब तक की इतला के मुताबिक 6-7 इसराइलियों से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई और कोई 20 के करीब इसराइलियों का बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। अमेरिकन का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, उनका दिफाई साजो सामान का नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। लेकिन अमरीकी फौजी कितने मारे गए हैं इस बारे में हमारे पास कंफर्म इतलात नहीं है और ईरानी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच नहीं सकते, वो बहुत दूर है। ईरान को अरब ममालिक के साथ भी कोई हल निकालना पड़ेगा और अगर उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान किस तरीके से इस सारी सूरत को मैनेज करता है। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि भारत हमला करता है अफगान सरजमीन से फितनतुल खवारिज को इस्तेमाल करते हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान इसी बुनियाद पर अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है। तो अगर ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है तो इसी तरह ईरान के ऊपर जब दूसरे ममालिक से हमला होता है तो ईरान वापस उसी जगह पे स्ट्राइक करता है या उसी जगह के ऊपर ईरान जो है वो मिसाइल दागता है। तो अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ ठीक है तो फिर ईरान का भी ये मौक़िफ़ ठीक है। अब नाज़रीन, जो आयतुल्लाह खामनई की कुछ आम चीजें थी उनमें एक तो उनका फतवा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए। क्या उनकी शहादत के साथ ये फतवा खत्म हो गया और ईरान एटमी कुव्वत बनने की कोशिश करेगा? दूसरी एक उनकी बड़ी खास बात यह थी कि उन्होंने ईरान को एक मजबूत फौजी कुव्वत बनाया, खास तौर पर मिसाइलों के मैदान में। और ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं, ये दुनिया को इसका आइडिया नहीं था। और अभी भी जो ईरानी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ईरान कई महीने तक ये मिसाइल दागता रहे तब भी उसके पास जखीरा मौजूद रहेगा। अगर तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है तो अमेरिका और इसराइल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ना ही मिडल ईस्ट के लिए ये कोई अच्छी खबर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत कुछ और मुल्कों ने बार बार ये तंबीह की है कि अगर ईरान ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया या उनकी सरजमीन के ऊपर मिसाइल दागे तो फिर वो जवाबी हमला करेंगे। अब ये सारी चीजें मैनेज करना किसी भी नए हुक्मरान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरानी बार बार इस तरह की चीजें देखते रहे और इनका सामना करते रहे। अब आप आ जाए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव बहुत बढ़ जाएगा, खास तौर पे शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को कई मरतबा अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान और इसराइल
ये दोनों अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर चुके हैं। खमीनी की शहादत के बाद शहबाज शरीफ पे बहुत दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान में अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ये मुतालबा करेगी, और ये मुतालबा शुरू हो गया है कि पाकिस्तान अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी वापस ले। और एक और मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अमरीकी सफीर को पाकिस्तान बदर कर दे। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी अमरीकी सफीर पाकिस्तान से वजीर आजम पाकिस्तान को तो मुल्क बदर कर सकता है। कई दफा कई पाकिस्तानी वजीर आजम मुल्क से निकाले गए और अमरीकी सफीर फिर भी पाकिस्तान में रहे, तो अमरीकी सफीर को पाकिस्तान बदर कैसे किया जाए, ये तो तकरीबन नामुमकिन वाली चीज लगती है। अमरीकी जो एम्बेसी है उसका भी एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान में, और वो ये कह रहे हैं कि हम सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हम सूरत को देख रहे हैं, जहां जहां हमारी कॉन्सुलेट्स हैं उनके पास क्या हो रहा है। और दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं कि अमरीकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत पर यह दबाव डाला गया कि हमारा किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो मुजाहिरीन हमारी कॉन्सुलेट की जानिब आ रहे हैं या हमारे दफातर की जानिब आ रहे हैं, इन्हें दूर धकेला जाए, इनको यहां से हटाया जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी जोरदार तरीके से कार्रवाई की है, क्योंकि अमेरिकन का हुक्म आ जाए तो फिर ये देखते भी नहीं है। आपने देखा कुछ अर्सा पहले जो तहरीक लबैक के साथ हुआ, उनके बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए मुरीदके में, एक कत्लेआम हुआ वहां पे, वो लीडरशिप ही आज तक नहीं मिलती, तो वो भी अमेरिका की एम्बेसी की तरफ ही जा रहे थे। और आज भी जो लोग उस तरफ जिन्होंने मुंह किया उन्हें गोलियां मार दी गई, और कुछ जलाओ घिराव हुआ है, कुछ तोड़ फोड़ हुई है कुछ जगहों पे, और उसके नतीजे में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो किया, और कुछ इतलात के मुताबिक अमरीकी मरीन्स जो मौजूद हैं कराची में, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अंदर से फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में मुजाहिरीन जाँ बहक हुए हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत वही करती है जो अमेरिका से उन्हें हुक्म आ जाता है, और पाकिस्तानी कितने भी मारे जाएं, कितने भी पाकिस्तानियों का कितना भी नुकसान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को या पाकिस्तानी हुक्मरानों को। उन्हें हर हाल में अमेरिका की जानिब से जो हुक्म मिले वो उनको पूरा करना पड़ता है। अब ये जो मुतालबात है ये बड़े खौफनाक है। अमरीकी सफीर को मुल्क बदर करो, ये एक मुतालबा सामने आ गया मुजाहिरीन का। दूसरा ये आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नामजदगी है उसको शहबाज शरीफ साहब वापस लें इस इंसिडेंट के बाद। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं कि वो पहले ईरान को और फिर पाकिस्तान को टैकल करें।